पौने इम्पैक्ट क्या होता है, ये भी 3 नंबर का पूरा बन जाता है बेटा। मेरी गारंटी है बेटा कि 80% से नीचे तो आपके नंबर आने ही नहीं है। 5 नंबर का आएगा बेटा ये, और 5 नंबर का पूरा एक बम्पर क्वेश्चन बनने वाला है। तो ऐसा कैसा ही क्वेश्चन जो है छपा हुआ मिल सकता है, और यहाँ से बेटा आपका पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है। कौन कौन से उनको चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलते हैं भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी यानी सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ तो क्या मतलब, मैंने वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड किए हैं जो 95% से ज्यादा चांसेस है कि आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड में। तो मैं चाहता हूं बेटा कि इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें। अगर आप तैयार कर लेते तो इतनी मेरी गारंटी है बेटा कि 80% से नीचे तो आपके नंबर आने ही नहीं है एसएसटी में। अगर आप ऐसे बच्चों में हैं बेटा जो ऑलरेडी 80% के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आपको इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं आपको आते हैं कि नहीं है। या फिर अगर आप बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं या एवरेज वाले बच्चे बेटा, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको ऐसी रामबाण इलाज बताने वाला हूं इस सब्जेक्ट के लिए कि आप इन क्वेश्चंस को कर लेना तो गारंटीड है कि 95% आपके एसएसटी में पक्के ही पक्के हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो मेरे पास यहां पर जो थंबनेल है जिसमें आप देख सकते हैं साहब बेटा, क्लास 10th के हम सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर लीक क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्री बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से मैंने बनाया है, पर मैंने इसमें वो सारे क्वेश्चंस डाले बेटा जो सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं। यानी कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करो और बस समझ लो कि आपके बोर्ड में भी अच्छे नंबर और प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से और कैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है सेक्शंस को। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, हमने यहां पर पूरे सिलेबस का ओवरव्यू डाला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल सिलेबस है क्लास 10th के लिए। एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। एसएसटी के अंदर ये 4 अलग अलग बुक्स हैं बेटा, जिनको हम 20 मार्क्स के वेटेज के तौर पर करेंगे। यानी 25% आपको ये मार्क्स दिलाने वाला है, 25% ही ये मार्क्स दिलाने वाला है, और ऐसे बेटा नीचे वाले भी दोनों 25 मार्क्स के हैं, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। तो टोटल 100% हम कवर कर सकते हैं रिटन एग्जाम में। और ये जो आपका है ना टोटल मार्क्स इन थ्योरी, वो 80 मार्क्स का, इसमें से अगर मान लो मैं कहता हूं कि आप कुछ नहीं 75 लेकर आ गए, मान लो कोई नहीं 5 नंबर हमारे कट गए किसी भी रीजन से, तो 75 अगर इधर ले आए ना, तो इंटरनल असेसमेंट में बेटा आपको 18 या 19 से कम तो वैसे ही नहीं मिलने। और कई बच्चों के तो आपको 20 में से 20 भी दिखेंगे अगर आप प्राइवेट बोर्ड में है, प्राइवेट मतलब स्कूल में है। तो सीबीएसई बोर्ड में कभी भी किसी के भी ना 17 से कम नहीं दिए जाते। गवर्नमेंट स्कूल में मिनिमम मार्क्स 17 और प्राइवेट स्कूल में मिनिमम मार्क्स 18 होता है। और आप अगर अच्छे लेवल में आते हैं, टीचर 2-4 जानते हैं, तो 20 में से 20 भी मिलते हैं। टोटल मार्क्स यानी कि अगर आप देखो 18 भी लेते हो यहां से इन दोनों को ऐड करके, तो बेटा आपके 93 मार्क्स आ सकते हैं। समझ रहे हो ना, 93 मार्क्स एक अच्छा हैंडसम मार्क होता है बेटा। 90 से ऊपर ले गए अगर आप एसएसटी में, तो बाकी हमारे पास साइंस है और हमारे पास जो है मैथ्स है, यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लेंगे हम अगर एसएसटी से डर लगता है तो। हमारे पास जो चैप्टर डिवाइडेड है बेटा, हिस्ट्री के अंदर हमने 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, और ये चैप्टर के नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपके कुछ ऐसे डिवाइडेड हैं जैसे कि पहला चैप्टर इसमें 5 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे 20 नंबर का जो है वो पेपर यहां पर बना रखा है मैंने, क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 5 नंबर का आएगा बेटा ये, और 5 नंबर का पूरा एक बंपर क्वेश्चन बनने वाला है। यहां से कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यानी कि अगर मैंने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए उसमें से कोई भी एक अटक गया ना, तो समझ लो 5 के 5 पक्के आपके पक्के हैं। अटकेगा ही अटकेगा, इससे तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ ना, तो गारंटी कह रहा हूं पूरी वीडियो को कवर करो, इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि जिसमें से आपके 95% प्री बोर्ड और बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चंस है ये बेटा, इन सभी क्वेश्चंस को आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको नहीं आते हैं, जिनके एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉब्लम है, गूगल कर लो, किसी वेबसाइट से सर्च कर लो, या फिर बेटा आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उनमें देखकर इसे पढ़ लेना। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटा जैसे कि यहां पर नेपोलियन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेपोलियन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं बेटा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल डिट्टो लाइन यूं की यूं पेपर में छपी मिलेगी आपको,
यहां पर इसमें से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बस ये 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तैयार करो और बस आपके क्वेश्चन पक्के हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ बना कर लिखना तो आता ही होगा, और अगर बनाकर लिखना आता है ना अपनी तरफ से, तो बस एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए, आप इलेबोरेट तो कर ही दोगे। उसके बाद बेटा सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, 5 नंबर का आता है, जिसमें एक 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन तैयार होता है और 2 बेटा 1-1 नंबर के मैप तैयार होते हैं। मैप के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस टारगेट है 500 लाइक का। अगर इस वीडियो को आप 500 लाइक तक लेकर जाते हो बेटा, 500 थम्स अप दिला देते हो, तो मैं आप लोगों के लिए इतनी वैरायटी ऑफ कंटेंट लाकर दूंगा ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन से आपको मजा आ जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एसएसटी के ट्यूशन की, हिंदी के, मैथ की और इंग्लिश के ट्यूशन की, सब चीजें हम अवेल कराने वाले हैं। बस थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 500 लाइक तक लेकर जाओ। उसके बाद कह रहा है बेटा डिफाइन करना है रॉलेट एक्ट को, सत्याग्रह को, बॉयकॉट नेशनलिज्म को, और फोर्स रिक्रूटमेंट क्या थी, जलियांवाला बाग क्या था, उसके बाद वहां पर जो मतलब नरसंहार हुआ था क्या था वो, साइमन कमीशन क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, गांधी जी ने उसे क्यों विड्रॉ कर लिया, खिलाफत मूवमेंट क्या था, सॉल्ट मार्च क्या था, दांडी यात्रा सुना होगा आपने, वो क्या था। ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं बेटा। तो ये भी क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर है, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कॉपी कर लो बेटा। चैप्टर 2 में फिर आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पोनेंट पैक्ट क्या होता है, ये भी 3 नंबर का पूरा बन जाता है बेटा। सत्याग्रह मूवमेंट क्या है, 3 नंबर का बन जाता है। नाइफ स्टीलिंग इंसिडेंट क्या है, ये भी 3 नंबर में पूरा बन जाता है। तो ऐसा कैसा ही क्वेश्चन जो है छपा हुआ मिल सकता है। सत्याग्रह को प्योर सॉल फोर्स क्यों कहा गया, वो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, 3 नंबर का बनता है, एक एमसीक्यू फंसेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा बेटा यहां से, जिसमें बेटा आपके पास क्वेश्चंस यहां पर है। सिल्क रोड के बारे में पूछा जा सकता है, कॉर्न लॉ क्या था बेटा, उसके बाद बेटा पूछा जा सकता है ओपियम ट्रेड क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रोड क्या था, या फिर बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉर्न लॉ था वो किस ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अबलाइज किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, जो भी करना है कर लो, बस इसे तैयार कर लो। मैं चाहता हूं कि आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आए एसएसटी में, इसीलिए मैंने रात भर मेहनत की है इन क्वेश्चंस को जज करने में, सेलेक्ट करने में और यहां पर लिखने में बेटा, स्लाइड बनाने में। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको बस तैयार कर लें। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, बस 10 दिन 12 दिन में आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो, आप अच्छे नंबर ले सकते हो। बट हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि क्वेश्चंस को करते वक्त ये हमेशा अवेयर रहना है कि क्वेश्चन की लाइन एज इट इज आपको पेपर में मिले ना मिले, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन के आंसर्स आप निकाल पा रहे हो। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 4 नंबर का बनता है बेटा। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा यहां से। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में पैराग्राफ ऑलरेडी होता है। थोड़ी बहुत बातें भी अगर आपको पता हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो हैंडल। तो यहां से आपको बेटा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का पूरा का पूरा। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी खास बात क्या होती है ना, यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं आंसर्स करने के लिए, या फिर बेटा फिलअप्स आ जाते हैं, या फिर 1 वर्ड आंसर होते हैं। तो बहुत ईजी पड़ जाता है हमारे लिए। यहां पर क्वेश्चंस हैं आपके पास बेटा कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों बढ़ गया था इंडिया के अंदर। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर थे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कह सकते हो डिक्लाइन किया गया था मिड 19th सेंचुरी में। क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी 19th सेंचुरी में इंडियन फैक्ट्रीज के अंदर जॉब को लेकर बेटा। फॉरेन ट्रेड को कैसे कंडक्ट कराया गया था, कैसे मशीन इंडस्ट्री आई थी बेटा। ऐसे ही बेटा और भी क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड मैंने यहां पर प्रोवाइड किए, वो आप कर सकते हैं। ये 3 बड़े क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डिक्लाइनिंग द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया मिड 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी दिया था मैंने, यहां पर हो गया। ये रिपीट होने का मतलब है कि ये क्वेश्चन मेरे को लगा होगा 2 बार लगा होगा, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको तैयार कर लेना, पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपके पास हाईलाइट एनी 5 पॉइंट्स विच इनेबल द हैंडलूम सेक्टर स्कोर ओवर मशीन मेड गुड्स फेस द कॉम्पिटिशंस, यानी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 नंबर का बस एमसीक्यू देगा और एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने बहुत आसान है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन को करने के लिए आपको चैप्टर को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक हो बेटा, तो उन रेफरेंस बुक के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू को स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं। जितने भी वैरायटी के बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बोर्ड है बेटा, चाहे आपका हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, या फिर बेटा कोई और बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के चैप्टर सेम होते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस ही चलता है।
वहां पर कोई और पब्लिकेशन चल रही है बेटा, तो उनके भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। सिर्फ आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ करो, क्रॉस चेक करते रहना कि कोई आंसर गलत याद ना कर लो, कहीं पता लगे किसी की डेट जो है वो गलत याद कर ली और बाद में आप कॉन्फिडेंसली आंसर देकर और यही था, बाद में पता चले गलत है। तो थोड़ा सा अवेयर होकर करना है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड 3 नंबर से जो एमसीक्यू बनेंगे। तो कहते हैं क्या कि भैया प्रिंट कल्चर जो स्प्रेड हुआ था ना 19th सेंचुरी में, विमेन पुअर और चिल्ड्रन, इनमें कैसे स्प्रेड हुआ था ये बताना था कि कैसे प्रिंट कल्चर को स्प्रेड किया गया था। उसके बाद अपने सपोर्ट को, अपने आंसर को सपोर्ट देना है बेटा कि जो सोशल लाइफ इंडिया के अंदर है बेटा, उसने प्रिंट कल्चर पर, इंडिया के अंदर विमेन की सोशल लाइफ प्रिंट कल्चर पर कैसा इंपैक्ट डाला, कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग चाइना से आई बेटा और एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद बेटा मैन्युस्क्रिप्ट कैसे प्रिंट किए जाते थे, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जैसे चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे थी, कब आई बेटा, कैसे डेवलप की गई, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों प्रिंटिंग से कुछ लोग डरते थे, रवि वर्मा की पेंटिंग क्या थी, और सोसाइटी के ऊपर बेटा प्रिंट कल्चर का क्या फर्क पड़ा था, स्वराज क्या था, गांधी जी ने जो स्वराज की बात की थी तो वो क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए हैं, मुबारक हो, हमने एसएसटी में जो हिस्ट्री है उसका गेम ओवर कर दिया, गेम बजा डाला, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पूरे 20 नंबर इसमें से पक्के हैं। मुझ पे भरोसा करो मत करो, लेकिन जब इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे ना तो आपको खुद पर भरोसा होने लग जाएगा कि यार मैं तो एसएसटी कर लूंगा, एसएसटी में स्पेशली हिस्ट्री तो पहले कर ही लूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सिविक्स, यानी कि हमारे एसएसटी के सेकंड सेक्शन के बारे में, जहां से बेटा आपके पास आने वाले हैं टोटल 5 चैप्टर्स। एक चैप्टर जो थर्ड चैप्टर था बेटा, ये चैप्टर जो मैंने डाले हुए नंबर, ये नंबर आपके बुक के हिसाब से नहीं है, ये नंबरिंग के हिसाब से मैंने डाले हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 आपके बुक के हिसाब से बेटा डिलीट हो गया सिलेबस से, इसको मत करना। अगर स्कूल में करा भी दिया गया है तो छोड़ देना, पेपर में नहीं आएगा। पावर शेयरिंग का क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, फेडरलिज्म का 3 नंबर का आएगा, जेंडर रिलीजन कास्ट का बेटा 3 नंबर का आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज का 5 नंबर का आएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का बेटा कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है बेटा, ये वो चैप्टर्स है जो अमूमन पूछे जाते हैं, और ये वो चैप्टर्स है जिनसे सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। अब वो क्वेश्चन पेपर अभी तक बने हैं या नहीं बने, नो वन नोज, कोई नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं जानता। लेकिन हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं अब तक, जो भी चीजें सीखी है बेटा, जिन चीजों से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें यही आइडिया मिला है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इन चैप्टर में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा। एक आपका 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनेगा, 4 पार्ट होंगे, उसमें केस बेस्ड स्टडी होगा, 2 एमसीक्यूज फंसेंगे यहां से। यहां पर क्वेश्चन देखो कितने सिंपल से हैं। मेंशन द लैंग्वेजेस विच प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे वो आपको बताना है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है वो बताना है। श्रीलंका के बारे में बताना है। एक्सप्लेन करना है हमें कि बेल्जियम में अकोमोडेशन क्या था, पावर शेयरिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद बेटा रैशनल मोरल रीजंस पावर शेयरिंग के बताने हैं हमें। उसके बाद तमिल्स ने कैसे श्रीलंका के अंदर पावर गेन की थी वो बताना है। डेमोक्रेसी के बारे में बताना है बेटा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है हमारे पास बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 में बस ये 8 क्वेश्चन कर लेना। चैप्टर नंबर 2 है बेटा फेडरलिज्म, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का एक पूरा डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन बनेगा, एक आपका एमसीक्यू फंसने वाला है बेटा। यहां पर क्वेश्चन क्या है देखो, फेडरल स्टेट क्या होता है, एमसीक्यू से आ सकता है। फेडरलिज्म क्या होता है, उसके बाद बेटा कोलिशन क्या होता है गवर्नमेंट का, उसके बाद जुडिशन क्या है, 5 मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन तो समझ लो आपके पेपर में छप गया। मेरे पे भरोसा हो ना हो, लेकिन अपने टीचर से पूछ लेना, अपने टीचर से जाके पूछ लेना सर इसके आने के क्या क्या चांसेस है, तो वो भी बोलेंगे आपको बेटा ये क्वेश्चन तो तुम कर ही लो, पेपर में आएगा ही आएगा। तो फेडरलिज्म का ये जो 5 पॉइंट लिखने वाला है ना मेन फीचर वाला, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इनके बारे में बताना बेटा। उसके बाद कमिंग टुगेदर, मेंटेन अ फेडरलिज्म टुगेदर, इसका मतलब क्या है। उसके बाद फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, क्या क्या रीजन है, उसमें से 2 रीजन बताने हैं कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। उसके बाद बेटा ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है 3 लिस्ट लेजिस्लेटिव पावर को, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का, यूं कहीं अटक जाएगा। उसके बाद बेटा है तीसरा चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1-2 नंबर का डिट्टो और 1 नंबर का एमसीक्यू फंसेगा बेटा। एमसीक्यू के लिए बार बार कह रहा हूं बेटा, कहने के लिए तो एमसीक्यू सिर्फ 1 नंबर का है, लेकिन 1-1 नंबर करके ही हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं बेटा कि आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक पड़ी है, ABC कोई भी रेफरेंस बुक पड़ी है, उस रेफरेंस बुक को उठाएं और पढ़ना शुरू करें, उसके एमसीक्यू और फिलअप्स
बस वहीं से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू वाले हैं। अब यहां पर मैंने जो क्वेश्चंस दिए वो क्या क्या है देखो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, फेमिनिस्ट कम्युनिज्म क्या होते हैं, सेक्युलर स्टेट क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं, कास्ट हायरार्की क्या है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था ना कि भैया इंडियन वीमेन के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेंसी हो रही है स्टार्टिंग से ही, एजुकेशन के अंदर, पेड जॉब्स के अंदर क्राइम हो रहे हैं उनके साथ, मेल चाइल्ड मैरिजेस, इनसे रिलेटेड कैसे उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेंसी की जाती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया को सेक्युलर स्टेट कौन बनाता है, एक्सप्लेन करना है डिफरेंट कम्युनल पॉलिटिक्स को, विमेन्स को किस तरीके से देखो लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर जो है किस तरीके से रोल प्ले करता है, आर्टिकल 17 क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको बताना है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं। डिस्क्राइब करने बेटा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कास्ट सिस्टम के, और कैसे कास्ट डिफरेंस एक्सप्रेस्ड होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर भी, पॉलिटिक्स में कास्ट को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, कैसे उसमें भी डिफरेंशिएशन को आप देख सकते हैं। सिविक्स का अब हम चैप्टर नंबर 4 जो कर रहे हैं बेटा वो है पॉलिटिकल पार्टी। 5 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन फंसने वाला है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में बेटा हो सकता है कि पार्ट्स आ जाए आपकी, तो वो पार्ट्स हो सकते हैं 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर में, 3 नंबर 1 नंबर 1 नंबर में, ऐसे कोई भी डिवीजन हो सकता है। अब जैसे यहां पर बोल रहा है एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, मेंशन करना है आपको वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टी जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है, पॉलिटिकल पार्टी समझ में आता है ना आपको, गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे अलग अलग काम करते हैं, कौन कौन से उनको चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहते हो ना मेरे से पूछो पर्सनली कि इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को मैं दूंगा बिल्कुल पूरी वेटेज, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मैं पक्का करूं क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। उसके बाद बेटा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स क्या होते हैं। उसके बाद यहां पर हमारे पास बेटा ये चौथा चैप्टर था, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 3 नंबर का है ये, पूरा एक क्वेश्चन फंसेगा, और 3 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन यूं का यूं आने वाला है। जो आपको ये 10-12 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, फिलहाल तो 6 दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये 6 के 6 कर लेना। तो यहां पर है बेटा हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो बताना है। क्या कंडीशन है जिसमें डेमोक्रेसी अकोमोडेट करते हैं सोशल डाइवर्सिटी को, क्या क्या मेन फीचर है किसके बेटा, डेमोक्रेसी के, अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, रेस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद कैसे डेमोक्रेसी इंश्योर करती है डिग्निटी और फ्रीडम को, यानी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के डिग्निटी, स्वाभिमान और उसके आजादी को कैसे इंश्योर करती है। डेमोक्रेसी क्या है, इसके क्या क्या इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं इकोनॉमी पर। डेमोक्रेसी कैसे बेटर है डिक्टेटरशिप से, वो आपको एक्सप्लेन करना है। यहां तक अगर आप लोगों ने कर लिया है बेटा, और मान लीजिए कि आपने 40 नंबर के क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसमें से सिर्फ आप 36 स्कोर करते हो, सिर्फ 36 ही स्कोर करते हो, 2 नंबर मान लो आपने हिस्ट्री में गवा दिया, 2 नंबर मान लो आपने सिविक्स में गवा दिया, तो टोटल आपको कितने मिले 36 40 में से, तब भी आप 90% पर हैं, 90% मार्क्स तब भी आपके थ्योरी में आ रहे हैं, ठीक है। और अब तक हमने 2 बुक को कवर कर लिया, 2 बुक के गेम ओवर कर डाले, हिस्ट्री कर डाली, सिविक्स कर डाली, मुबारक हो 90% मार्क्स ले चुके हो। अगर आप उन बच्चों में से आते थे बेटा जिनके पास होने की भी चांसेस सिविक्स में कम थे, तो इतना करने के बाद आपके 90%, यार इमेजिन करो ना 90% कम होते हैं क्या। मैंने बहुत मेहनत की बेटा एसएसटी में, क्योंकि मुझे एसएसटी कतई पसंद नहीं थी, और लिटरली बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने एसएसटी को रट्टा मार करके अच्छे नंबर लिए थे, रट्टा मार करके, मुझे नहीं समझ में आती थी एसएसटी बिल्कुल भी, और मैंने 89 मार्क्स लिए थे रट्टा मार करके। भैया ये क्वेश्चन है, मैंने पिछले सैंपल पेपर्स को स्टडी किया था अपने टाइम में, और फिर उसके बिहाफ पर मैंने जब पेपर अटेम्प्ट किया तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आ रहे हैं, और मैंने वो सारे के सारे आंसर जो है ना रट लिए थे। तो ऐसे आप भी कर लीजिए, है ना, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के अंदर बेटा अगर हम ऐसा मानकर चले कि हमारे पास बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो 50 नंबर के हैं, सॉरी 40 नंबर के हैं, क्योंकि 2 सेक्शंस बच गए, ज्योग्राफी बच गया, इकोनॉमिक्स बच गया, उन दोनों में से 40 में से बेटा अगर हम 30 भी ले आते हैं, तो पहले हमने 36 लिए, है ना, और अब हम 30 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 66।
80 में से 66 भी बहुत होते हैं, 80 में से 66 भी बहुत है उन बच्चों के लिए जो एवरेज या बिलो एवरेज थे। जो टॉपर के लिस्ट में आते हैं बेटा उनके लिए तो सिर्फ ये एक गाइडलाइंस है कि भैया ये सब पढ़ लो, तुम्हारे भी काम आ जाएगा, बाकी इससे बेटर वो खुद भी समझते होंगे। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है बेटा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आ सकता है, तो कमेंट में डाल देना बेटा। जिसके कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं पिन कर दूंगा, सो दैट बाकी के बच्चे भी उनके कमेंट से हेल्प ले सके। तो हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के 7 चैप्टर के बारे में। चैप्टर है रिसोर्स एंड मैनेज डेवलपमेंट। बेटा 1 नंबर के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू बेटा मैंने आपको बता दिया कैसे तैयार करनी है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, कैसे तैयार करना है पता है आपको। वाटर रिसोर्सेज 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, एग्रीकल्चर 1 ही नंबर का आएगा। तो 3 जो चैप्टर है बेटा हमारे पास, ये पहला, दूसरा और बेटा ये चौथा, ये 3 चैप्टर सिर्फ 3 नंबर के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर के लिए। तो मैं चाहूंगा बेटा कि इसके रेफरेंस बुक से बस क्वेश्चन आंसर्स कर लो, एमसीक्यू वाले और फिलअप्स वाले, इससे ज्यादा नहीं करना कुछ भी, चैप्टर भी नहीं पढ़ना, पटक दो उस बुक को। वाटर रिसोर्सेज से फिर हम करेंगे 5 नंबर के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 6 नंबर के लिए। ये 2 बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मतलब मार्किंग स्कीम के हिसाब से। और उसके बाद बेटा 2 चैप्टर 6 नंबर के लिए टोटल है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने यहां पर कवर किए हैं। चैप्टर तो हालांकि एमसीक्यू बेस्ड है, पर क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं इसमें कि उनको छांट छूट के भी मेरे को काफी लंबा, मतलब एक परफॉर्मा बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। बाकी तरीका बता चुका हूं एमसीक्यू कैसे तैयार करना है, तो अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं करते तो भी चलेगा, बस एमसीक्यू तैयार कर लेना। डिफाइन करने के लिए आ जा सकता है, रिसोर्सेज क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके बिहाफ पर एमसीक्यू बन सकता है। एजेंडा 21 क्या था वो आ सकता है बेटा। उसके बाद डिस्क्राइब रियो दे जेनेरियो और सबमिट क्या था 1992 में। उसके बाद ब्लैक सॉइल, एल्वियल सॉइल, ड्राई सॉइल, लिटरल सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल कहां पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्यों जरूरत होती है इसकी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद बेटा सॉइल इरोजन क्या है, कितने टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं, लैंड यूज पैटर्न्स क्या क्या हैं, और कैसे इंक्रीज हुआ 1960 के अराउंड में, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। उसके बाद बेटा और भी क्वेश्चन है, जैसे ब्लैक सॉइल क्रॉप वाले जो मेन क्वेश्चंस हैं यहां से बन सकते हैं एमसीक्यू के बेटा, कि कहां कहां पर ये पाए जाते हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे बेटा। व्हाट टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर डेल्टा ऑन ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में कैसे सॉइल पाए जाते हैं वो आपको बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, सॉइल इरोजन क्या होता है वो बताना है। और बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, काम चल जाएगा आपका। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, जो 1 नंबर का है बेटा। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आ सकता है, बायोडाइवर्सिटी क्यों हमारे लिए जरूरी है, ह्यूमन बीइंग के लिए। एक्सप्लेन करने बेटा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है उसको कैसे कंजर्व करते हैं। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना को कैसे हमने डिस्टर्ब किया है, हमारी वजह से किस तरीके से प्लांट और एनिमल्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए। फ्लोरा हमने पढ़ा हुआ है, फ्लोरा इज एसोसिएटेड विद द प्लांट एंड फौना इज एसोसिएटेड विद द एनिमल्स। तो किसी पर्टिकुलर स्पेस पे, पर्टिकुलर प्लेस में कोई प्लांट अगर पाया जाता है तो उसे उसका उस प्लेस का फ्लोरा कहते हैं, और कोई एनिमल पाया जाता है बेटा तो उसका उस स्पेस का आप कह सकते हो फौना कहते हैं। उसके बाद कम्युनिटीज इन इंडिया कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है बेटा वो आपको बताना है। टाइगर प्रोजेक्ट हट गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वाटर रिसोर्सेज, 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर का जो है वो केस बेस्ड स्टडी आएगा, और एक मैप का क्वेश्चन आएगा बेटा। मैप का क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम से बेटा, डैम्स कौन से कहां पर है ये आपका एमसीक्यू में अटकता है। मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका पूछा जा सकता है। वाटर शॉर्टेज क्या है, क्या कारण है वो पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी रिवर प्रोजेक्ट क्या है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे बन चुके हैं वाटर, वाटर को कंजर्व करने का मेथड क्या है, और मैप वर्क आता है बेटा यहां से, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर है, जो 4 नंबर का बेटा जो हमारा केस बेस्ड स्टडी है वहां पे आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। एक रीजन बताना है कि महाराष्ट्र में तो इतनी बारिश होती है पर फिर भी वहां पर पानी की कमी है, मतलब पीने पानी की कमी है, पीने वाले पानी की। हमेशा आपने देखा होगा लोग टैंकरों के पीछे भागते रहते हैं अपने बर्तन ले लेकर, कई किलोमीटर तक उन्हें पैदल चलना पड़ता है, क्या रीजन है वो सब आपको यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर वही कह रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन में,
ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है बेटा एग्रीकल्चर, 1 नंबर का आएगा। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर पर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे बूस्ट कर रहा है बेटा, उसको एक्सप्लेन करना है। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स के बारे में। और यहां से बेटा आपका पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है। 4 आपको क्रॉप्स दे देंगे और बोलेगा इनमें से कौन सा जो है रबी क्रॉप्स है या कौन सा नहीं है, वो क्वेश्चन आ जाएगा। गार्डनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो क्रॉप्स होते हैं बेटा, जैसे राइस, टी, व्हीट, मेज, कॉफी, रबर, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, इनसे बेटा क्वेश्चन आपका आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 क्वेश्चन, जहां पर इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा बेटा तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बच जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने देर तक मुझे झेलने के बाद, तो बेटा थोड़ी देर और झेल लो। पक्का कह रहा हूं आपके मार्क्स 101% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं 95% से तो ज्यादा ही आएंगे। मेजर क्रॉप्स के बारे में बताना है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है बेटा। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बताना है जो ब्रिवरेजेस के तौर पर यूज की जाती हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन और रिक्वायरमेंट भी बतानी है। एग्रीकल्चर में और भी एमसीक्यूज अटक सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के आ सकते हैं। राइस कहां पर कल्टीवेट होता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए राइस को कल्टीवेट करने के लिए। डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा बेटा फार्मर्स के लिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस ये ध्यान रखना बेटा कि इससे बाहर कछू नहीं आएगा, सब इसमें से आने वाला है। और ये याद रखना हमेशा बेटा, जो चीजें आज आपको डिफिकल्ट लग रही है ना, कल आपको आसान लगेगी। बस उससे पीछे मत भागना, उससे मुंह मत फेरना, करते रहो, आज ना कल आपको वो चीजें इजी लगेंगी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है बेटा। चैप्टर 7 है टोटल, जिसमें से हम 5वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 3 नंबर का क्वेश्चन बना रहा है बेटा। यहां से एक 2 नंबर का बनेगा, एक मैप वर्क आएगा। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में आ सकता है। डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए आ सकता है। डिफरेंट टेक्निक्स जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती हैं। मिनरल्स कौन से कहां पाए जाते हैं, मैप वर्क आ सकता है। उसके बाद बेटा कंजर्वेशन क्यों जरूरी है मिनरल्स की, ओर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ओर्स कौन कौन से हैं, कौन से ओर से कौन सा मिनरल मिलता है या कौन सा एलिमेंट मिलता है। और उसके बाद कोल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। कोल एनर्जी जो है, देखो ना, कोल एनर्जी वो खत्म हो गई है, तो किस तरीके से उसके खत्म होने से सोलर एनर्जी जो है वो हमारा ब्राइट फ्यूचर है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 6 नंबर का बनता है ये। 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, 1 नंबर का मैप का आ सकता है बेटा। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या है बेटा, छोटा क्वेश्चन बनाता है। 5 नंबर का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा भी, तो उसके अंदर पार्ट्स होंगे आपके। पार्ट नंबर 1 2 3 करके आ सकता है, 2 पार्ट आ सकते हैं, या फिर 4 पार्ट 5 पार्ट भी हो सकते हैं। अब इस जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग 5 नंबर का क्वेश्चन तो बनेगा नहीं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप आ सकती है, इंडस्ट्री पूछ सकता है यहाँ पर, या फिर इन दोनों के बीच में लिंक पूछ सकता है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, एग्जांपल देकर बताना है। इंडस्ट्री जो है वो पॉल्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट को, कैसे एक्सप्लेन करना है। डिस्कस करना है बेटा कि मेंटल डिग्रेडेशन क्या है। उसके बाद बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बताना है, जैसे रॉ मटेरियल के बेस पर है मिनरल बेस्ड, एग्रीकल्चरल बेस्ड, और एंड प्रोडक्ट के बेस पर है बेटा। उसके बाद कैपिटल बेस पर है बेटा, छोटे स्केल पर, लार्ज स्केल पर। वेट के बेस पर है हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। ऑनरशिप के ऊपर है पब्लिक, ज्वाइंट, प्राइवेट और कोऑपरेटिव्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 3 नंबर का आता है। ये पूरा एक क्वेश्चन फंसाता है बेटा, 3 नंबर का है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तो बस कर लो इसे भाई, कर लो, समझ लो पेपर में छप गया, और बाद में अफसोस करने के अलावा आपके पास बच कुछ नहीं जाएगा। और अफसोस बेटा बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि समय दोबारा लौटता नहीं और आपको दोबारा वो करने के लिए मिलता नहीं। तो जो करना है कर डालो, 90 दिन है ये आखिरी 90 दिन ऐसे जी डालो कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बने हो। इससे पहले जो हुआ उसको भूल जाओ, जो गलतियां हमसे हुई, जो सिलेबस में हमने कमी छोड़ी, वो सब भूल जाओ। बस ये 90 दिन पढ़ लो, उसमें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। जो भी चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए मुझसे मांगो, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कुछ भी सब प्रोवाइड करूंगा बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा असाइनमेंट्स भी दूंगा और एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, बस साथ में बने रहना है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 3 नंबर का बनता है बेटा ये। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है, तो व्हाई इज अ ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी, क्यों रिक्वायरमेंट है भाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, और 3 डोमेन्स के बारे में बताना है बेटा। उसके बाद बेटा हमारा पूरा अर्थ ग्लोबल विलेज बन चुका है, ऐसा क्यों कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन में हमारी इंडिया के अंदर जो रेलवे है बेटा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में। ऐसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं बेटा। उसके बाद कह रहा है क्या कि रेलवे जो नेटवर्क है हिमालय में बिछाए गए हैं, उसके
जो कौन सा प्रोज है उनको बताने के लिए आ सकता है बेटा, या फिर हमारे इंडिया के अंदर रोड डेंसिटी कैसी है और एवरेज रोड डेंसिटी इंडिया में कितनी है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो अब तक बेटा हमने 60 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, और उन 60 नंबर में से अगर आप 55 भी लेकर आते हो ना तो बहुत है, बहुत है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 55 भी ले आते हो 60 में से तो बहुत है। एवरेज निकाल लो आप, एवरेज निकाल कर देख लो आप, एवरेज निकालोगे बेटा तो ये 90 से ऊपर ही बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा बता दो। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, 90 से ऊपर बैठे ना बैठे, 90 के आसपास तो बैठ ही जाएगा, वैसे 90 से ऊपर बैठेगा, डोंट वरी, करके देख लेना। 55/60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेम ओवर कर चुके हैं अब तक हम 3 डिफरेंट बुक्स का, ज्योग्राफी हो चुकी है, सिविक्स हो चुकी है, हिस्ट्री हो चुकी है। अब हम बात करेंगे बेटा इकोनॉमिक्स के ये 5 चैप्टर्स के बारे में। एक चैप्टर जो है आपका कंज्यूमर राइट, वो प्रोजेक्ट में पूछा जाएगा, उसके क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं, तो उसके मैंने क्वेश्चंस भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। यहां पर डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहां से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले बेटा। डेवलपमेंट से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, डेवलपमेंट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या है, एचडीआई, आईएमआर, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। उसके बाद 3 तरह के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है गोल ऑफ डिफरेंट पीपल के बारे में पूछा जाए, जो वर्ल्ड बैंक होती है बेटा वो कैसे अलग अलग कंट्री में बैंक को क्लासिफाई करती है, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग कंट्री कौन कौन सी है, और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताने के लिए आ सकता है। उसके बाद बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यूएनडीपी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, आपको फिर से बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो, लिख लो, चिपका लो अपने दिमाग में। एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है, पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री की ज्यादा होती है तो उसका क्या असर पड़ता है या क्या फायदे और नुकसान है, वो आपको बताने के लिए आ सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 7 नंबर का चैप्टर है भाई, ये 7 नंबर का, मजाक थोड़ी है, 7 नंबर का चैप्टर है। 2 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन फंसेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन फंसेगा और 2 एमसीक्यूज फंसेंगे, तो 3 2 5 और 2 7 नंबर का। ये क्वेश्चंस जो है ना बेटा सच में धमाकेदार है, अगर आपने ये कर लिए ना तो मजाक नहीं कर रहा मैं, अगले साल आप 11th में भी मेरे से जुड़े रहोगे और मेरे से आप क्वेश्चंस मांगोगे कि भैया मुझे 11th के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दो, सो दैट मेरे 95% के आसपास नंबर 11th में भी आ जाए। हम हर स्ट्रीम के साथ आपकी हेल्प करने वाले हैं, बस आपकी हेल्प की जरूरत है अभी थोड़ा सा हमारे चैनल को स्प्रेड करो, 500 लाइक का टारगेट है हमारा, पहुंचा दो और लो वीडियोस, है ना। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल जीडीपी क्या है, नेशनल जीडीपी को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है बेटा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जैसे हम टीचर्स बेचारे, हम टीचर्स भी क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लो हमें स्कूल से तो सैलरी मिलती है लेकिन समर वेकेशन की सैलरी नहीं देते, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं पर्टिकुलर सीजन में जाकर। उसके बाद बेटा हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है वो मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक ट्यूशन ही नहीं आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हम 3-4 महीनों के लिए, इसी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन और डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स इंडिया के अंदर इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर्स, डिफरेंशिएट करना है बेटा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में। मनरेगा क्या है, अरे भाई मनरेगा क्या है नहीं पता आपको, पता होना चाहिए, नहीं पता है बेटा तो गूगल करो, बुक सर्च करो, रेफरेंस बुक उठाओ, आंसर्स करो, नहीं समझ में आया कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको। तो मनरेगा 2005 क्या था एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है बेटा। उसके बाद बेटा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो है उनको सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर्स को सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, यानी कि वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको सिक्योरिटी क्यों चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती है बेटा, जैसे कि उनके बच्चों के लिए मर जाए अगर वो तो उनके बच्चों के बाद की परवरिश के लिए भी पैसे मिलते हैं, साथ ही बेटा और भी बहुत सारी स्कीम्स मिल जाते हैं, लाइक मर जाते तो बच्चों को जॉब मिल जाती है या फिर उनको बेटा स्टाइफन मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले कर सकती है प्राइवेट सेक्टर्स में सिक्योरिटी देने के लिए, अपना पार्ट प्ले कर सकती है, तो वो चीजें यहां पर पूछी जा सकती है बेटा। चैप्टर नंबर ये हमारा था 2, ये चैप्टर नंबर 3 है बेटा, जहां से 5 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन फंसेगा बड़ा और एक फंसेगा बेटा एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए बार बार बोल रहा हूं बेटा मैं, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, हर चैप्टर में 20-25 एमसीक्यूज मिल जाते हैं, उनको बस धर के रगड़ दो, पढ़ डालो उसे, बस पढ़ डालो। अगर आप नहीं कुछ तो 15 दिन में एक बार भी उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो ना तो बोर्ड में आपके क्वेश्चंस पक्के आने वाले हैं और आंसर आपके दिमाग में छपे होंगे, समझ लो छपे होंगे। तो बस मेरी हेल्प कर दो, आपकी हेल्प हो जाएगी। क्या करना है, पढ़ लेना, आपको मैं बनाऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा, आप बस पढ़ लो।
बार्टर सिस्टम क्या है, डबल मैचिंग नीड्स क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट करेंसी, SHGs क्या है, मनी क्या होते हैं। उसके बाद बेटा रिजर्व बैंक का क्या काम होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट के क्या होते हैं, क्रेडिट डेवलपमेंट क्या है, विमेन को कैसे इंपावरमेंट मिल सकती है, और ये आपको अपने आंसर्स देने होंगे। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बेटा आपका आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। एक आदमी ने जो है, एक किसान ने पैसा उधार लिया मनी लेंडर से और वो हाई रेट इंटरेस्ट पर लिया और वो पे नहीं कर पाया, तो उसको फोर्स किया गया है कि भैया तुम किसी और से उधार लो और मेरे पैसे दो। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना है कि इसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके की सिचुएशन फेस करने के लिए मिलेगी। केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन में ऐसे पूछे गए हैं, तो वहां से मैंने उठाकर लिख दिया बेटा। यहां पर इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 में आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है यहां से, 3 नंबर प्लस 2 नंबर में। 3 नंबर प्लस 2 नंबर में भी एक नंबर बनेगा बेटा। 2 नंबर के जो एमसीक्यूज है उसमें 2 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं आपको। क्वेश्चन देखो कितना आसान है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसीज और बेटा फॉरेन ट्रेड और सेल्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बाद बेटा फॉरेन ट्रेड्स क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया, क्या क्या रिसोर्सेज डेवलप किए हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है बेटा कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ग्लोबलाइजेशन तो आया है लेकिन हर जगह यूनिफॉर्मली नहीं आया, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। और कह रहा है इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ ओपनिंग अप अ फॉरेन ट्रेड ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, क्या फायदे हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद है कि बेटा कि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की, ये बातें आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की लगभग 36 से 37 मिनट के अंदर आपको जो वीडियो मैंने आपको बना कर दी है बेटा, इस वीडियो को आप आगे तक स्प्रेड करोगे और अपने चैनल को सपोर्ट करोगे, जो आपका चैनल है कमेंट क्लासेस अपडेट। और बेटा ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, यहाँ पर सीबीएसई के अपडेट्स प्रोवाइड होंगे, सैंपल पेपर्स के अपडेट प्रोवाइड होंगे। बेटा कहां से सैंपल पेपर